Hello everyone and welcome to EduTab. In this video, we are going to discuss the previous year's questions for the subject of geography जो कि हमारे HPAS प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे गए हैं। ये वीडियो हमारा डे 10 का वीडियो है, यानी 10th वीडियो है सीरीज का। इससे पहले की 9 वीडियोस के अंदर हमने आपके साथ पॉलिटी और जियोग्राफी के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रहे हैं 2016 से लेकर के 2020 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में जो पूछे गए हैं वो आपके साथ डिस्कस किए हैं। और इस वीडियो के अंदर 2019 एंड 2020 इन 2 इयर्स की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ज्योग्राफी के मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, राइट। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 2019 के ईयर में पूछा गया ये हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल टाइप इन इंडिया। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन इंडिया में मिलने वाली कोई मिट्टी का प्रकार नहीं है? एरिड, पीट, लैटेराइट और चोस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हम जब भी इंडिया के सॉइल्स के बारे में पढ़ते हैं हमें पता है ना, एलुवियल सॉइल, लैटेराइट सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल, पीटी सॉइल। पीटी सॉइल वो सॉइल जो कि हमारे मार्शी इलाकों में मिलती है, वेटलैंड्स में या कोस्टल एरिया में मिलती है, ये हमारी पीटी सॉइल होती है। एरिड सॉइल कहां मिलती है? वहां जहां पर डेजर्ट एरिया है या फिर ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो वो हमारी सैंडी या एरिड सॉइल हो जाती है, राइट। तो पीटी और एरिड ये दो तरीके के सॉइल्स हैं। जो एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे ऑप्शंस का चॉइस देखिए, एक सॉइल आपको मिलेगी दलदली इलाकों में जहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, वो हो गई हमारी पीटी सॉइल। एरिड सॉइल जहां पे ह्यूमिडिटी बहुत कम है, वो हो गई हमारी एरिड सॉइल। लैटेराइट सॉइल ऐसे इलाकों में मिलती है जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा हो। खास तौर पे पेनिनसुलर इंडिया की हम लोग बात करें, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के हाई अल्टीट्यूड रीजन की बात करें, या फिर मेघालय प्लेटो की बात करें, वहां पर हमें लैटेराइट सॉइल मिलती है। रेड कलर की सॉइल है, हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के एरियाज में हमें मिलती है। अब बचा कौन सा ऑप्शन? बचा है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चोज। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चोज क्या होते हैं? चोज होती हैं हमारी सीजनल स्ट्रीम्स। हिमालय में हमें पता है कि बहुत सारी जो स्ट्रीम्स हैं या नदियां या नाले कह लीजिए, उनको छोटी नदियों के प्रकार कह लीजिए, वो हिमालय से नीचे उतरती हुई प्लेन्स के एरियाज में आती हैं। और हमें पता है क्योंकि हिमालयस हाई ऑल्टीट्यूड रेंजेस हैं, जब भी रेनफॉल होती है हिमालयस में तो वो जो बारिश का पानी है वो भी वहां हिमालय में ठहरता नहीं है, वो नदियों के सहारे घाटियों में अपना रास्ता बना करके नीचे नॉर्दर्न प्लेन्स में, पंजाब से लेकर के वेस्ट बंगाल तक नीचे प्लेन्स में उतरने की कोशिश करता है। और ये जो छोटी छोटी नदियां हैं, इनको बड़ी नदियां भी नहीं कहा जा सकता। मैं गंगा, यमुना, सतलुज, रावी, ब्यास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत छोटी छोटी नदियों की बात कर रहा हूं। ये नाले हैं खास तौर पे जो मॉनसून के टाइम पे जब काफी रेनफॉल हो जाती है उस टाइम पर ये जो नाले हैं वो एक्टिव होते हैं। बहुत सारा पानी आता है, अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट, बहुत सारी मिट्टी लेकर आता है और ये सारी मिट्टी को प्लेन्स के एरियाज में छोड़ करके चला जाता है। इसके कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स आपको पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे, उनको नाम दिया जाता है चोज, ठीक है। सुखना चो चंडीगढ़ में जो फ्लो करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चो है, पूरे साल सूखी पड़ी रहती है, लेकिन जब मॉनसून का सीजन आता है, जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है हमारे लोअर हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट्स में, तब ये सुखना चो जो है वो फिर से एक्टिवेट हो जाती है, बहुत सारा पानी इस चो में बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चो है, ये कोई मिट्टी का प्रकार नहीं है। करेक्ट आंसर बन गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी क्वेश्चन 2019 का। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अगेन 2019 में क्वेश्चन इंडियन फिजियोग्राफी से पूछा गया, जलंधर दोआब इज क्लोजली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जलंधर दोआब का मतलब क्या हुआ? दोआब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर, वो एरिया होता है जो दो नदियों के बीच में पड़ता है, ठीक है। और अगर जलंधर दोआब की बात हो रही है तो ये जलंधर सिटी जहां पर लोकेटेड है, ये उसकी बात हो रही है। अब ऑप्शंस में हमें दो रिवर्स की चॉइस दी गई है कि किन दो रिवर्स के बीच में जलंधर का रीजन पड़ता है, घग्गर सतलज, ब्यास रावी, चेनाब रावी या ब्यासन सतलज। अब यहां पर अगर आपने इंडिया की एटलस को स्टडी किया है, हल्का सा भी आपको आइडिया है, और अगर आप हिमाचल में रहते हैं तब एटलीस्ट आपको घग्गर रिवर, सतलज रिवर, ब्यास रावी, चेनाब, इन सभी रिवर्स का आइडिया है कि कैसे रिवर्स फ्लो करके हिमाचल से पंजाब के रीजन में जा रही है। अब यहां पर आप इजीली गेस भी कर सकते थे, अगर आपने स्पेसिफिकली मैप नहीं पढ़ा है पंजाब का तब भी आप इस आंसर तक पहुंच सकते थे। देखो, घग्गर और सतलुज रिवर जो है वो उतर करके हिमाचल से आती है पंजाब के रीजन में, और रोपड़ के पास से सतलुज रिवर जो है वो फ्लो करती है पंजाब के रीजन में। घग्गर की अगर बात करें तो ये हरियाणा में उतरती है, राइट। और घग्गर और सतलुज के बीच का जो रीजन है वो तो पंजाब हरियाणा के बीच का बॉर्डर वाला एरिया हो गया। अब यहां पर जालंधर बिल्कुल नहीं पड़ता, जालंधर पड़ता है बिल्कुल पंजाब के बीच में। अच्छा, आगे बढ़े, ब्यास और रावी देखें तो रावी बहुत नॉर्थ में चली जाती है,
ब्यास और रावी के बीच में बहुत नॉर्थ में चले गए, अगेन जालंधर यहां नहीं पड़ेगा। चेनाब और रावी, अगेन ये काफी नॉर्थ में चला गया। जो नदियों का ऑर्डर है वो कैसे है, सबसे पहले आती है हमारी इंडस, ठीक है। इंडस के बाद जब हम साउथ में जाते हैं तो पहले फिर उसके बाद आती है झेलम, झेलम के बाद आती है चेनाब, चेनाब के बाद रावी, और रावी के बाद ब्यास, ब्यास के बाद सतलज, सतलज के बाद घग्गर रिवर जिसकी यहां पर बात की गई है, और घग्गर रिवर एक्चुअली इंडस रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है, ठीक है। और यहां पे जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, एरियाज बिटवीन ब्यास एंड सतलज। और हम इसी तरीके से इन सभी दोआब को नाम भी देते हैं। जो हमारा दोआब पड़ता है ब्यास और सतलज के बीच में, इसको हम क्या नाम देते हैं, बिष्ट दोआब इसको कह देते हैं। चेनाब रावी के बीच में रचना जो दोआब है कह देते हैं। झेलम चेनाब के बीच में चाज जो दोआब कह देते हैं। तो ये अलग अलग दोआब्स हैं, दो रिवर्स के बीच का पड़ने वाला रीजन है जो कि पूरी पंजाब की लैंड है, इसको गवर्न करता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। ये मैप देखो, दिस इज द ऑर्डर ऑफ ऑल द रिवर्स विच आर पार्ट ऑफ द इंडस रिवर वैली। ये हमारी सिंधु रिवर, उसके नीचे झेलम, उसके नीचे चेनाब, उसके नीचे रावी, उसके नीचे हमारी ब्यास, सतलुज, और सतलुज और ब्यास के बीच में हमारा जालंधर, हमारा मंडी, ये पूरा रीजन पड़ रहा है। सतलुज के भी साउथ में आपका लुधियाना रोपड़ का रीजन पड़ता है। और घग्गर की अगर बात करें तो घग्गर अंबाला के वेस्टर्न साइड से होती हुई फ्लो करती हुई जाती है। इक्वेशन में ही नहीं आती है घग्गर नदी, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, बिष्ट दोआब या सतलुज और ब्यास का बीच का दोआब। क्लियर हो गया, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3, विनिपेग इन कनाडा इज फेमस फॉर व्हाट। विनिपेग कनाडा में किस चीज के लिए फेमस है। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और डिफिकल्ट के अलावा तो मैं कहूंगा ये इस तरीके का क्वेश्चन नहीं है जो आपसे पूछा जाना चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर। विनिपेग कनाडा की एक इंपॉर्टेंट सिटी है। अब ये इंपॉर्टेंट सिटी किस चीज के लिए फेमस है, ऑप्शन देखिए, फर ट्रैपिंग, सॉफ्टवुड कलेक्शन, सॉ मिल्स एंड न्यूज प्रिंट। फर ट्रैपिंग का मतलब क्या हुआ कि एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनके फर एक अच्छी कमोडिटी होती है, तो उन फर ट्रैपिंग के लिए एनिमल्स को कैप्चर किया जाता है और उनका फर निकाल करके एक्सट्रैक्ट करके उससे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। फिर आता है सॉफ्टवुड कलेक्शन। सॉफ्टवुड कलेक्शन मींस जो टिम्बर है, जो हाई लैटिट्यूड इलाकों में ग्रो करने वाला सॉफ्टवुड टिम्बर है, उसको वहां पर ग्रो करते हैं। सॉ मिल्स, जो कि अगेन लकड़ी से जुड़ा हुआ कारोबार है। सॉ मिल्स यानी कि जो टिम्बर आ रहा है उसको काट के वुडन आर्टिफैक्ट्स बनाना, वो सॉ मिल का काम है। न्यूज प्रिंट, न्यूज प्रिंट यानी वही जो टिम्बर है उससे हम पेपर मैन्युफैक्चर करेंगे, वो पेपर जो कि यूज होगा न्यूज़पेपर्स की पब्लिकेशन में। जो पेपर न्यूज़पेपर्स के लिए यूज होता है, जिसके ऊपर प्रिंटिंग की जाती है, उसको हम बोलते हैं न्यूज प्रिंट, राइट। तो अब विनिपेग किसके लिए फेमस है, फर ट्रैपिंग के लिए भी फेमस है। सॉ मिल्स भी है वहां पे, जो लकड़ी आ रही है उसको काटना भी जरूरी है, उससे वुडन की चीजें बनेंगी और उसी लकड़ी से आगे न्यूज प्रिंट भी बनेगा, सबके लिए फेमस है भाई। अब यहां पर कमीशन ने आंसर क्या दिया, सॉफ्टवुड कलेक्शन, कि ये सारी चीजें तब हो पाएंगी जब आप सॉफ्टवुड कलेक्ट करोगे। विनिपेग में सॉ मिल्स कब चलेंगी, जब वहां पर लकड़ी होगी। और न्यूज प्रिंट कैसे बनेगा, पेपर कैसे बनेगा, जब वहां पर लकड़ी होगी। तो लकड़ी को गैदर करना, इसके लिए विनिपेग फेमस है। तो मुझे लगता है करेक्ट आंसर यहां पर तो ऑब्वियसली बी है, लेकिन ये एक तरीके का क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट ना करें कि बार बार आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शंस है मधुगुला कोंडा, अर्मा कोंडा, गाली कोंडा और वैगई कोंडा। वैगई कोंडा बहुत ही साउथ में, तमिलनाडु में आप चले गए। मधुगुला कोंडा अगेन आप आंध्र प्रदेश में चले गए, आंध्र प्रदेश में है। गाली कोंडा भी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे है अर्मा कोंडा। किसी भी स्टैटिक सोर्सेज को जब हम पढ़ते हैं और जहां पर हम देखते हैं ईस्टर्न घाट्स के बारे में, तो वहां पर ईस्टर्न घाट्स की, वेस्टर्न घाट्स की, किसी भी माउंटेन रेंज की इंडिया के अंदर हम हाईएस्ट पीक हमको पता होना चाहिए, चाहे वो हिमालयाज हो, अरावलीज हो, उसके अलावा हमारे वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स हो, विंध्या हिल्स हो, हमारे सतपुरा हिल रेंजेस हो, कहीं भी किसी भी माउंटेन रेंज को जब आप पढ़ो तो उसकी हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट एरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा अर्मा कोंडा, जो कि नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। इसको सीताम्मा कोंडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन अगर आपको सीताम्मा कोंडा दिखे तो वो भी करेक्ट ऑप्शन होगा। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है। 1680 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। और यही 1680 मीटर की हाइट आपको ईस्टर्न घाट्स में ऑन एन एवरेज देखने को मिलती है, सॉरी ऑन एन एवरेज नॉर्दर्न ईस्टर्न घाट्स में देखने को मिलती है। अगर हाईएस्ट पीक है 1680 मीटर है, तो आप समझ जाइए कि जो बाकी पीक्स हैं उनकी हाइट काफी कम होगी। 1000 मीटर, 1200 मीटर या उससे भी कम ईस्टर्न घाट्स की हाइट है, ठीक है। तो सीताम्मा कोंडा लोकेटेड है हमारा बिल्कुल नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा बॉर्डर के पास। क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, खेतरी हैज रिच डिपॉजिट्स ऑफ व्हाट। नाउ ये जो क्वेश्चन है ना, ये खेतरी डिपॉजिट्स, ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपको फ्री के मार्क्स देते हैं।
फ्री के मार्क्स में क्यों कह रहा हूं कि जब भी हम जीएस का कोर्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी का, उसके अंदर हम ये सारी स्टैटिक चीजें पढ़ रहे हैं। हम लोग बाउंड्री रेंजेस के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग इंडिया के अंदर जो माइंस हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर जो रिवर्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। जालंधर दोआब की बात हो गई तो उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये स्टैटिक चीजें कोर्स के अंदर कवर होती हैं। और जो क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछे जाएंगे, हिमाचल में प्रीलिम्स में 10 से 15 के बीच में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ज्योग्राफी के, उनमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो डायरेक्ट इस जीएस के कोर्स में से आपसे पूछे जाएंगे, राइट। और ये क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं। विनीपेग किसके लिए फेमस है, वर्ल्ड में कोई भी माइन किसी भी जगह से उठा करके आपसे पूछ रही, तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसको अटेम्प्ट नहीं करना, उसको छोड़ना है, ठीक है। अगर आप बहुत धुरंधर तैयारी करके बैठे हुए हैं, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने नहीं तैयारी जो है वो उस लेवल पे जाकर किया, आप ऐसे एक्सपर्ट ज्योग्राफर नहीं हो, आपने दुनिया में जितना विकिपीडिया का आर्टिकल है, जितना गूगल का आर्टिकल है, वर्ल्ड की माइंस के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, वर्ल्ड में कोई भी किसी भी जगह पे कोई सिटी है किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है आपको नहीं पता है, तो आप उन क्वेश्चंस को एक बार नजरअंदाज कर सकते हो। ज्योग्राफी में 10 में से 15 में से क्वेश्चंस आप 3 या 4 जरूर छोड़ के आओ एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस कट ऑफ क्लियर करनी है ना, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो जीएस के आपको पूछे जाएंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आप तैयारी करते हो तो कितना एफर्ट, कितना समय लगाओगे तैयारी करने में, और उसका क्या रिटर्न मिलेगा आपको, ये आपको देख के तैयारी करनी होती है ना। अगर आप बहुत सारा समय लगा के, बहुत सारा टाइम लगा के, रात रात जग करके ये सारी चीजें पढ़ लो कि विनीपेग किसके लिए फेमस है, भाई चाइना में एक हायर ओसू माइन है, कारायास माइन है, किस काम के लिए फेमस है, हमारे कालगुरली कुलगाड़ी माइंस किस चीज के लिए फेमस है, बहुत अच्छी बात है, कर लो। कितने मार्क्स आएंगे प्रीलिम्स में? 2 मार्क्स आएंगे। उससे बेटर क्या है? उससे बेटर यह है कि ये जीएस का कोर्स अच्छे से पढ़ो, ज्यादा समय उतना नहीं लगेगा, उतना एफर्ट नहीं लगेगा, और ज्यादा क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, और वही 2 नंबर आपको उससे मिलने वाले हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे तो ये 2 की जगह आपका 6 या 8 नंबर आपको मिलने वाले हैं इससे। उतना टाइम पॉलिटी में दो, उतना टाइम हिमाचल के करंट अफेयर्स कवर करने में दो, उतना टाइम आप लोग इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स को समझने में दो, उतना टाइम आप लोग हिमाचल का जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है उसको पढ़ने में दो, उतना टाइम जो बच रहा है उसको आप आंसर राइटिंग में लगाओ ना। इस चीज की तैयारी आप इसी तरीके से एग्जाम की करने वाले हो कि कॉस्ट बेनिफिट क्या है, कितना समय देने वाले हो, उससे कितना आपको रिटर्न मिलने वाला है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब खेतरी किसके लिए फेमस है? मिका, सॉल्ट, कॉपर, जिप्सम। कॉपर, इंडिया में गिनी चुनी कॉपर की माइंस हैं, और उसमें से खेतरी की माइंस राजस्थान में कॉपर के लिए फेमस हैं। तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में आपका खेतरी लोकेटेड है। कॉपर प्रोजेक्ट के ही नाम से ये पूरी इंडिया में फेमस हो रखा है। इंडिया में कॉपर बहुत कम मिलता है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। लगभग 99% कॉपर जो हम यूज करते हैं इंडिया में बाहर के देशों से आता है। क्या करें, हमारे पास नहीं है कॉपर, कोई बात नहीं। खेतरी एक ऐसी जगह है जहां पर राजस्थान में हमें कॉपर मिलता है, और इस वजह से बहुत फेमस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अब हम 2020 के साल में आ गए हैं। 2020 के क्वेश्चंस अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये लेक्चर और उसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम 2020 के भी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन देखिए, अब देखिए 2020 का क्वेश्चंस जब अब स्टार्ट हुए हैं, पैटर्न देखिएगा किस तरीके से चेंज हुआ है। अब मल्टीपल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस के जो लेवल है वो लेवल भी चेंज हुआ है, और क्वेश्चंस के पूछने का जो तरीका है वो भी चेंज हुआ है। क्वेश्चन देखो, कंसीडर द गिवन 4 स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 4 स्टेटमेंट दे दी और इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। इससे पहले के पेपर में मल्टीपल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन नहीं आते थे, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन जरूर आते थे। 2-2 लिस्ट दे दिया, उसको मैच करना है, 4 ऑप्शन दे दिए, उसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अरेंज करना है। तो वो काम नहीं करना है, आपको चारों स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ करके उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है, ठीक है। ऑप्शन देखो, जूट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स। जूट क्या है? फाइबर क्रॉप है, बहुत ही जो हॉट एंड ह्यूमिड इलाके हैं उसमें ग्रो की जाती है, डेल्टा इलाकों में ग्रो की जाती है, और बहुत ज्यादा पानी इसको चाहिए होता है। और जूट से क्या बनाते हैं हम? जूट से हम ज्यादातर गनी बैग्स बनाते हैं, जो बोरे बनाते हैं जिसमें धान और अनाज भर के हम लोग ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। अब उसके अलावा जूट से हम और डेकोरेटिव आइटम्स भी बना सकते हैं। डेकोरेटिव आइटम्स मतलब हमारे घरों में जो सजावट का सामान है, चाहे वो चटाई है, चाहे वो रग है, जो डेकोरेटिव रग होते हैं, चाहे वो कोई गुड़िया हो गए, गुड्डे हो गए, शोपीस हो गए, वो चीजें जूट से बनाई जा सकती हैं, बिल्कुल बनाई जा सकती है, ठीक है। आगे भी स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता है ऑप्शंस को देख करके कि सिर्फ 2 स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होने वाली। शुगर केन इज अ सीरियल क्रॉप। अब बताओ, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? कैश क्रॉप है शुगर केन, सीरियल क्रॉप नहीं, अनाज नहीं है शुगर केन ना। उससे तो हम शुगर केन का जूस निकाल रहे हैं, उसे गुड़ बना रहे हैं, चीनी बना रहे हैं, मीठा हम लोग खा रहे हैं, शुगर हो रहा है हमें। शुगर केन सीरियल क्रॉप है, गलत स्टेटमेंट। कॉटन रिक्वायर्स क्लियर स्काई ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज। नहीं पता मुझे, नहीं करनी मैंने खेती, मुझे नहीं पता है, आगे बढ़ते हैं। शुगर केन इज अ क्रॉप ऑफ टेम्परेट एरियाज।
शुगर केन टेम्परेट एरियाज में ग्रो करने वाली क्रॉप है। अब टेम्परेट एरियाज में ग्रो करने वाली क्रॉप कौन सी क्रॉप होगी? जो ठंडे इलाकों में ग्रो की जाती है। ठंडे इलाकों में थोड़ी ग्रो करते हैं शुगर केन। इंडिया में इतना ज्यादा शुगर केन ग्रो होता है। इंडिया के अलावा कौन से दूसरे देशों में शुगर केन की प्रोडक्शन ज्यादा है? ब्राजील में ज्यादा है, क्यूबा में ज्यादा है, अफ्रीका में ज्यादा है, उन देशों में जहां पर गर्मी पड़ती है। शुगर केन उगाते हैं क्या अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में? नहीं उगाते। वहां वो कचालू खा के, बीटरूट खा के वो चीनी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसीलिए ये फोर्थ स्टेटमेंट भी मुझे लगता है गलत होनी चाहिए। ट्रॉपिकल एरियाज की क्रॉप होनी चाहिए। ऑटोमेटिकली मेरा आंसर मुझे मिल चुका है कि 1 एंड 3 ये स्टेटमेंट करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि दो ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब आप कहोगे कि यार आप कह रहे हो सर लेवल अच्छा हो गया पेपर का, आप कह रहे हो सर क्वेश्चन जो है वो अच्छी क्वालिटी के होंगे 2020 में, लेकिन ये कैसा क्वेश्चन है तो इतनी इजीली सॉल्व हो रहा है। और इसके साथ अगर मुझे यही पता है कि शुगर केन इज नॉट अ सीरियल क्रॉप, तो ऑटोमेटिकली मेरे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, और मुझे पता चल गया है कि थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मुझे 1 और 4 में से चुनना है कुछ, और 1 और 4 में से अगर मुझे चुनना होगा तो मैं ऑटोमेटिकली जूट को ही चुन लूंगा कि हाँ डेकोरेटिव आइटम बनाए जा सकते होंगे इससे, खा तो सकते नहीं है जूट को। तो इस वजह से करेक्ट आंसर हमारा बी है। अब देखो 2020 में क्वेश्चन का लेवल मैं क्यों कह रहा हूं बढ़ गया है। एग्जाम के प्रेशर में जब आप वहां पर बैठे होते हो, वहां पर आपको 2 घंटे के अंदर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर 4-4 स्टेटमेंट के ऐसे 10 क्वेश्चन आ जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा? वहां पर तो कई लोगों का दिमाग भी नहीं चलता, उनको लगेगा कि यार शुगर केन शायद सीरियल क्रॉप होता होगा, मुझे कंफ्यूजन है, शायद सीरियल क्रॉप होता होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि लेवल बढ़ाने की कोशिश इसलिए की गई है एस्पिरेंट्स को कम समय मिले पर क्वेश्चन, क्योंकि अब उनको ज्यादा स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी और उनकी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज भी अब टेस्ट हो सकती है। ठीक है, और जब इतना कैंडिडेट के साथ जाती करेंगे तो थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन बीच में ऐसे भी देंगे इजी स्कोरिंग, जिसपे आराम से नंबर लिए जा सके। ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, आगे भी देखते हैं 2020 के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 7, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन झारखंड स्टेट इज नोन एज। ये आया क्वेश्चन। अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन है, सिंगल वर्ड क्वेश्चन है। देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नाम से जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में भी। कोमान, खील, कुरुवा, कुमारी। झारखंड स्टेट में क्या नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, वो आपसे पूछा गया है स्ट्रेट आउट ऑफ एनसीईआरटी। जिसने एनसीईआरटी पढ़ रखी है उसके लिए डिफिकल्ट नहीं है, आपके लिए डिफिकल्ट है अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। आपने अगर हमारा कोर्स नहीं पढ़ा है तब आपके लिए डिफिकल्ट है। कोर्स में बता रखा है पूरा एक बॉक्स बना करके कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन वर्ल्ड में भी, मलेशिया हो गया, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, ब्राजील, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इंडिया में भी खील नाम है। अब खील क्या नाम है भाई? खील हिमालयस में ही जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है खील बोल देते हैं। ठीक है, अब कोमान, कुमारी, कुरुवा, इसमें से करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी कुरुवा। अगर मैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करूं, मिल्पा मेक्सिको में, कोनुको वेनेजुएला में, रोका ब्राजील में, मसूल सेंट्रल अफ्रीका, लडांग इंडोनेशिया, रे वियतनाम। इंडिया में आओ, बेवड़ और दहिया मध्य प्रदेश में, पोडू आंध्र प्रदेश में, पामाडाबी और ब्रिंगा और कोमान, कोमान पूछा गया था उड़ीसा के अंदर, कुमारी वेस्टर्न घाट्स में, वाल्डे और वॉल्ट्रे साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खील इन दी हिमालयन रीजन, कुरुवा इन झारखंड और झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नाम याद करने मुश्किल है मानता हूं, लेकिन अंदाजा तो जरूर लगाया जा सकता है। कुछ इन सभी को नाम को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शन आएंगे 4 ऑप्शन आएंगे। 4 ऑप्शन का मतलब है कि इसमें से अगर आधे भी याद कर लिए तो बाकी जो 4 आने वाले हैं बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि जो 4 बचे यही आएंगे। ठीक है, तो आपको पता नहीं लगेगा। जो 4 ऑप्शन आएंगे उसमें से इसमें से 2 या 3 तो आ जाएंगे, या 1 तो जरूर आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी दोस्तों हमें करनी है, और यही मैं दिखा रहा हूं कि 2020 अगर आ रहा है, 2020 के ही पैटर्न पे अगर 21 का और आगे का भी पेपर आता है प्रीलिम्स का, तो वो क्रैक करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 2 स्टेटमेंट्स दे दिए गए। करेक्ट आंसर हमें जो पता चलेगा वो क्या होगा कि जो इन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें चुननी है। स्टेटमेंट 1, क्यूपेम एंड कैनाकोना आर चीफ बॉक्साइट डिपॉजिट्स इन गोवा। क्लियर? Most of the bauxite deposits in India are associated with laterites and occur generally as sheets. अब इसमें क्या समझ आया हमें कि गोवा के अंदर 2 लोकेशंस हैं, क्यूपेम एंड कैनाकोना। यहाँ पर बॉक्साइट मिलता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई यहाँ पर आप कॉमन सेंस कोई लॉजिक नहीं लगा पाओगे, आपको जगहों का नाम पता होना चाहिए कि गोवा में बॉक्साइट मिलता है, इन 2 जगहों पे नहीं मिलता है या मिलता है। गोवा में बॉक्साइट जरूर मिलता है, आयरन ओर भी मिलता है गोवा के अंदर, कोल भी मिलता है गोवा के कुछ एरियाज में। तो इसीलिए गोवा में अब लोकेशंस पता होना जरूरी हो जाता है, और डिफिकल्ट क्वेश्चन की ये पहचान है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है इसीलिए। आगे देखते हैं,
ज्यादातर जो बॉक्साइट डिपॉजिट मिलते हैं इंडिया के अंदर वो लेटेराइट्स यानी लेटेराइट सॉइल के साथ मिलते हैं और शीट्स की फॉर्म में मिलते हैं, लेयर्स की फॉर्म में मिलते हैं, इसलिए ओपन कास्ट माइनिंग होती है। यहां दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, बिल्कुल करेक्ट दोनों स्टेटमेंट्स हैं, क्वेश्चन नंबर ए। अब दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, क्वेश्चन डिफिकल्ट है सर, कैसे होगा आगे आने वाले पेपर में? इसलिए होगा, अगर आपने पूरी सीरीज हमारे देखी है तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स के भी जो क्वेश्चंस 2016-17 के भी डिस्कस किए, वहां पर भी पूरा पूरा क्वेश्चन आ रखा था कि कोरापुट किस मिनरल के लिए जाना जाता है। कोरापुट उड़ीसा में है, कोरापुट किस मिनरल के लिए जाना जाता है। हमें पता चल गया है कि इंडिया में मिलने वाले रिसोर्सेज, उसके ऊपर क्वेश्चन हमसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम तैयारी इस तरीके से करेंगे कि इंडिया की इंपॉर्टेंट कोल माइंस, आयरन ओर माइंस, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की जो वेल्स हैं उन साइट्स को याद कर लेंगे, ठीक है। याद करना मुश्किल है, एग्जाम इजी किसी ने एग्जाम इजी है किसी ने आपको नहीं कहा है, एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। इंडिया में ये हमारे बॉक्साइट डिपॉजिट्स हैं, गुजरात के कुछ रीजन्स में मिलता है, गोवा की और महाराष्ट्र की जो बेल्ट है, कोस्टल बेल्ट, वहां बॉक्साइट मिलते हैं। हमें बॉक्साइट मिलता है जो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ का छोटा नागपुर वाला रीजन है, यहाँ मिलते हैं। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की बेल्ट में मिलते हैं बॉक्साइट, और यहाँ पर मैंने वो सारी माइंस इंपॉर्टेंट लिख दी हैं जो बॉक्साइट से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। और ये बॉक्साइट लेटराइट्स के साथ क्यों मिलते हैं, ये चीजें मैंने यहाँ पर आपको लिख के बता दिया, एक्सप्लेन कर देता हूं। किसी भी रीजन में जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होती है, यानी कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, तो होता क्या है सॉइल के ऊपर, सॉइल में बैक्टीरिया जो हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पानी मिल रहा है अच्छा खासा, टेम्परेचर अच्छा खासा है, इस वजह से होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब जो भी ऑर्गेनिक मैटर, वेजिटेटिव मैटर जाएगा सॉइल में, वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। और जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाता है सॉइल में, तो सॉइल में एसिडिक कंटेंट वो कम हो जाता है। एसिडिक कंटेंट जो है, अम्लिक अम्लिक जो आपके तत्व हैं सॉइल के अंदर, वो आते हैं ऑर्गेनिक मैटर से ही। कार्बन, नाइट्रोजन, ये जो हमारी बॉडीज, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, इसके ही जब सड़ता है, इसका डिकम्पोजिशन होता है, तब जाकर के एसिडिक मैटर बनता है। अगर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा तो बैक्टीरिया बहुत जल्दी डिकम्पोजिशन कर देते हैं और जो एसिडिक मैटर है सॉइल में वो बहुत कम रह जाता है। अगर एसिडिक मैटर सॉइल में कम रहेगा तो जो मेटालिक मैटर है, मेटालिक मैटर मतलब एल्यूमिनियम और आयरन के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी तादाद ज्यादा रहेगी, ठीक है। और इसी वजह से चाहे वो बॉक्साइट के डिपॉजिट्स हों या फिर हमारे आयरन ओर के डिपॉजिट्स हों, ज्यादातर हमें लेटेराइट सॉइल के साथ मिलते हैं, जो उन्हीं इलाकों में पाई जाती है जहां पर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहता है, ठीक है। लेटराइट सॉइल की भी यही पहचान है कि इस सॉइल के अंदर से कोई ऑर्गेनिक मैटर जो है वो नहीं मिलेगा आपको, ज्यादातर आयरन के ऑक्साइड या एल्यूमिनियम के ऑक्साइड मिलेंगे, उसी सॉइल को हम लेटराइट सॉइल कहते हैं, ठीक है। बेसिक ज्योग्राफी जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो दो स्टेटमेंट थी, एक स्टेटमेंट आपके एटलस से सॉल्व होती जहां पर आपको लोकेशंस पूछी गई हैं, और दूसरी स्टेटमेंट अगर आपने जीएस ज्योग्राफी के रिसोर्सेज के कॉन्सेप्ट को सही से पढ़ा हुआ है तो वो वहां से सॉल्व होता। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अगेन दो स्टेटमेंट्स दी गई है, करेक्ट स्टेटमेंट चुनिए। Ruhr Valley of Germany is the world's greatest mining and industrial region. ठीक है, आगे देखते हैं। Boston is an important shipbuilding center in USA. अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन। आंसर जो है कमीशन का दिया वो तो मैं आपको बताता हूं, पहले मैं अपना आंसर आपको बताता हूं क्या होना चाहिए। देखो, रर वैली जर्मनी में मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जर्मनी का छोटा नागपुर है ये। इंडिया में छोटा नागपुर में क्या मिलता है? कोल मिलता है, आयरन मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, जो चाहो वो मिलता है, धनबाद में डायमंड वायमंड मिल जाता है। तो वहां पर इंडिया का बहुत रिच मिनरल रीजन है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जर्मनी के लिए रर वैली बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल और आयरन ओर की बहुत अच्छी माइनिंग होती है यहाँ पे। और इसी के अलावा जो रर रिवर जो नदी है उसका नाम है रर, उसका यूज करके उस पर शिपिंग करके इन मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट इजी है, पोर्ट्स के साथ कनेक्ट होता है। जर्मनी की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके पीछे रर वैली का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। इंडस्ट्रीज भी वहां पर इसीलिए बहुत ज्यादा सेटअप हुई है। अब ये वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल रीजन में है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा भाई? अब ये तो डिबेटेबल है ना। अब हम कैसे कहेंगे कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल, वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल और माइनिंग रीजन क्या है? अब ये सब्जेक्टिव हो जाता है। मेरे ओपिनियन में जर्मनी का हो सकता है सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है। एक जमाने में हुआ करता होगा, अब तो बिल्कुल नहीं है। अब तो ये सारी बाजी चाइना और अमेरिका मार गए, ठीक है। इस वजह से स्टेटमेंट 1 मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर वर्ल्ड की बात की गई। पर कमीशन कहता है कि नहीं, सही है, क्योंकि जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रर वैली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से तो मैं यहां लिख दूं कि छोटा नागपुर ऑफ इंडिया इज द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट माइनिंग इंडस्ट्रियल रीजन, तो वो शायद सही हो जाएगा, पता नहीं। बोस्टन इज एन इंपॉर्टेंट शिप बिल्डिंग सेंटर इन यूएसए, ये बात सही है।
बॉस्टन जो ईस्टर्न कोस्ट है यूएसए का, वहां पर पड़ता हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और शिप बिल्डिंग सेंटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ध्यान रखना, स्टेटमेंट 1 मैं कह रहा हूं गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट नहीं है रीजन। ठीक है, बॉस्टन का ये बॉस्टन जो है यूएसए का सबसे इंपॉर्टेंट शिपिंग रीजन है, राइट। अब लुक एट दी इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ यूरोप। दिस इज योर रर वैली। रर वैली के अलावा यूनाइटेड किंगडम हो गया। यूनाइटेड किंगडम का पूरा जो सेंट्रल यूनाइटेड किंगडम का स्पाइन है, यहाँ पर आपको कोल की बहुत इंपॉर्टेंट माइंस मिलती हैं। फिर आप सेंट पीटर्सबर्ग है रशिया में, मास्को का रीजन है रशिया में, कुज्नेस्क और यूराल का रीजन है रशिया के अंदर, वोल्गा रिवर की नदी है उसका जो वैली है, डोनेस्क ऑफ यूक्रेन, सिलेसिया इन अगेन दी पोलैंड एंड जर्मनी बॉर्डर, पो बेसिन जो कि हमारे नॉर्दर्न इटली में पड़ेगा, और नॉर्थ ईस्टर्न स्पेन जहां पर हमारे बार्सिलोना का रीजन है। ये पूरा एरिया जो है वो यूरोप के इंडस्ट्रियल रीजन्स में आता है। इन सारे रीजन्स की इंपॉर्टेंस लगभग बराबर है, तो हम किसी को भी ये नहीं बोलेंगे कि वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियल रीजन है। इसी तरीके से अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस में बॉस्टन, न्यूयॉर्क सिटी, फिलाडेल्फिया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स। कोल माइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पूरा एरिया है ये कोल माइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री की बात हो, शिपिंग इंडस्ट्री की बात हो, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात हो, उसके आयरन ओर इंडस्ट्री की भी बात हो, बहुत सारा इंपोर्ट यूरोप से यहाँ पर आयरन ओर का आता है, उसकी यहाँ पे प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है यूएसए के। अगर हम पैसिफिक कोस्ट पे जाएं तो सैन फ्रांसिस्को and Southern California, entertainment industry, hospitality industry, tourism industry. In addition to this, the industry for power manufacturing, oil and gas, natural gas, उसकी भी बहुत important यहाँ पर industries लगी हुई हैं। ठीक है, next the last question of the day, 4 statements दे दी गई, अगेन मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन, और आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पर चूज करनी है, और उन चारों में से 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट होने वाली है। ऑप्शंस देखिए, बेडुइन्स आर द वॉन्डरिंग ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल एशिया। बेडुइन्स एक ट्राइब है, सेंट्रल एशिया में मिलता है। क्रोट्स आर द इनहैबिटेंट्स ऑफ क्रोएशिया। मुझे तो नाम देख के लग रहा है कि शायद सही है, क्रोट्स क्रोएशिया से ही आते होंगे। एस्किमोस लिव्स इन फिलीपींस, ये कैसी स्टेटमेंट है? हर इंसान जिसने एनसीईआरटी पढ़ी उसे पता है एस्किमोस। एस्किमोस कौन लोग? जो कि बर्फ और बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं। फिलीपींस कहाँ है भाई? फिलीपींस है हमारा पैसिफिक ओशन में, ट्रॉपिकल रीजन है, बिल्कुल इंडोनेशिया के नॉर्थ में लोकेटेड है। फिलीपींस में एस्किमोस क्यों रहेंगे? एस्किमोस रहेंगे आपके नॉर्दर्न साइबेरिया में, एस्किमोस रहेंगे आपके नॉर्दर्न कनाडा में, जहां पर इग्लू बनाते हैं ना एस्किमो, पोलर बियर के साथ लड़ाई हो रही है एस्किमोस की। ये एस्किमोस फिलीपींस में कैसे आ गए? थर्ड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट अगर गलत है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 and 4 ओनली। इसीलिए मैं कह रहा हूं 2020 के बाद पेपर में ये नहीं कह रहा आसान हो गए, सारे क्वेश्चन आसान हो गए, डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी भी हैं, आसान क्वेश्चन अभी भी हैं, पर ये देखो कि अब इन आसान क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी उतना आसान नहीं है, क्योंकि चारों स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी, उसमें हमारा दिमाग चलेगा कितना नहीं चलेगा। इस वजह से प्रैक्टिस करना जरूरी है, मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना, और वो भी इस नए पैटर्न के हिसाब से वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर तो है वो ए नहीं है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2 and 4 ओनली। क्रोट्स आर इनहैबिटेंट्स ऑफ क्रोएशिया। पीपल ऑफ न्यूजीलैंड आर नोन एज कीवीज। अगर आप क्रिकेट के भी फैन हो तब भी आपको पता होगा कीवीज, कीवीज हम लोग बोलते रहते हैं, ब्लैक कैप्स, कीवीज। तो यस, कीवीज बोलते हैं न्यूजीलैंड के लोगों को। कीवी एक बर्ड है जो न्यूजीलैंड में मिलती है। बेडुइन्स जो लोग हैं, बेडुइन्स आर द वॉन्डरिंग ट्राइब्स ऑफ अरेबियन रीजन। सेंट्रल एशिया के नहीं, वेस्ट एशिया कह सकते हो, जो अरेबियन पेनिनसुला है उसकी बात है। ठीक है, एस्किमोस कहां मिलेंगे? एस्किमोस मिलेंगे हमें नॉर्दर्न कनाडा में, ग्रीनलैंड में। क्लियर? सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, नॉट ऑप्शन नंबर ए। डन हो गया। इसी के साथ इस लेक्चर को मैं यहां पर फिनिश कर रहा हूं, और अगर आप चाहते हो कि इस नए पैटर्न के हिसाब से मॉक टेस्ट्स में सॉल्व करूं, जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस हों, जिसमें वही पुराना पैटर्न जिसमें मैच द फॉलोइंग चल रहा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 चल रहा है, उसके अलावा मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस दिए जाएं, हमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए जाएं। अगर सिंगल वर्ड और सिंगल लाइन के आंसर्स के वाले क्वेश्चन है तो आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। इस टेस्ट सीरीज के अंदर हम आपको 1800 क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, सेक्शनल टेस्ट भी हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, और सीसैट के टेस्ट भी हैं, ऑल अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न बीइंग अडॉप्टेड बाय हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन, राइट। इसी के अलावा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स 2022 के लिए हमने लॉन्च कर दिया है, जीएस, सीसैट, मेंस, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आपकी कवर की जा रही हैं। अगर आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो नीचे लिंक को एक बार जरूर चेकआउट करो। पहले स्टार्टर पैक देखो, पहले डेमो लेक्चर्स देखो, उसके बाद कोर्स को ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
एचपीएस 2022 का कोर्स है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। प्री में 100 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं और जीएस जो आपका जीएस का प्री है उसमें 100 से ज्यादा नंबर है, लेकिन सीसेट में कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही, तो ऐसा अन्याय आपके साथ नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर हमने सीसेट का डेडिकेटेड कोर्स दिया है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। तीनों कोर्सेज के ऊपर 30% ऑफ जो है आप अवेल कर सकते हो हिमाचल 30 कोड लगा करके, ठीक है। सो इसी के साथ मुझे दीजिए यहाँ पर इजाजत। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हो तो ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल होगी। जितना कंटेंट सॉल्यूशन मैंने आपको दिए वो चीज आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हो, ठीक है। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।